नमस्कार, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं अर्चना और आप देखना शुरू कर चुके हैं सनातन न्यूज़ छत्तीसगढ़, जहां छत्तीसगढ़ की सारी मुख्य खबरें आपको देखने को मिलेंगी। आम जनता से लेकर के सियासी जंग तक की सारी खबरें आपको सनातन न्यूज़ में देखने को मिलती हैं। आज सनातन न्यूज़ में आपको मैं नेशनल हेराल्ड के बारे में बताने जा रही हूँ। क्या है नेशनल हेराल्ड? इससे संबंधित मामला जिससे गांधी परिवार पर बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। दरअसल नेशनल हेराल्ड एक पत्रिका है, एक अंग्रेजी पत्रिका है जिसकी नींव सन 1938 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नेशनल हेराल्ड की एक मुख्य भूमिका थी। नेशनल हेराल्ड में जब जवाहरलाल नेहरू भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में लगातार अलग अलग तरीके से लोग स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ रहे थे, उस समय जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अगुवा के रूप में एक ये दैनिक समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी। नेशनल हेराल्ड ने अपने शीर्षक पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ से लिखे गए वचन गर्व से व्यक्त किया था। उनके द्वारा लिखे गए वचनों को उन्होंने पत्रिका में छापा था, व्यक्त किया था। स्वतंत्रता खतरे में है, आपकी स्वतंत्रता खतरे में है, अपनी पूरी ताकत इसके लिए, इसकी रक्षा के लिए झोंक दो। नेशनल हेराल्ड का मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि भारतीय राजनीति को झकझोर देने वाला मामला बनते जा रहा है, जिसे लेकर पहली बार सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप लगे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं इस आरोप को लेकर के लगातार आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं। और इस मामले को लेकर के छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उन्होंने सोमवार को अपने एक बयान में कहा कि ईडी भाजपा के इलेक्शन विंग की तरह काम कर रही है। ईडी जो है भाजपा के इलेक्शन विंग की तरह कार्य कर रही है। ईडी ने 2015 में इस केस को बंद कर दिया था। एक नई एफआईआर दर्ज कर दी गई है इस मामले में। इस मामले को लेकर नई एफआईआर दर्ज करने के बाद फिर से ये केस जो है खोला गया है। इसके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ लगातार पूछताछ की जा रही है। आपको ये भी बता दूं कि नेशनल हेराल्ड मामला राजनेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा इन राजनेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर आरोप लगाया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाया है। उनकी कंपनी और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ दिल्ली के अदालत में उन्होंने जो है केस जो है याचिका जो है दायर की है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर शिकायत के अनुसार एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड एजेएल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 90 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण लिया था। ये आरोप लगाया गया। आरोप है कि ये ऋण चुकाया नहीं गया है। ऋण लिया गया था लेकिन ऋण जो है चुकाया नहीं गया है। एक इसके समीप की ही कंपनी यंग इंडियन को नवंबर 2010 में 5 लाख की चुकता पूंजी के साथ शामिल किया गया था और इसने एजेएल की लगभग सभी शेयरधारिता और इसकी सभी संपत्तियों को हासिल कर ली थी। अब इस जिन संपत्तियों के बारे में बातचीत की जा रही है लगातार कांग्रेस के द्वारा और लगातार बीजेपी के द्वारा जो है आरोप या कुछ बातें सामने आ रही है, इस संपत्ति का जो अमाउंट जो बताया जा रहा है, जो रेट बताया जा रहा है वो 5000 करोड़ रुपए का आंका गया है, 5000 करोड़ रुपए का। लेकिन खोजबीन करने पर, जांच करने पर कांग्रेस के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये 5000 करोड़ की संपत्ति नहीं है, ये 359 करोड़ की संपत्ति है। आज राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री नेत के द्वारा पत्रकार वार्ता को संबोधित किया गया, जिसमें बताया गया, उनके द्वारा कहा गया कि ये 5000 करोड़ की संपत्ति बताना लगातार जो है ये आरोप है। ये आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस के जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जो कांग्रेस के नींव रखने वाले जवाहरलाल नेहरू या गांधी फैमिली के जो है वो वंशज हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है। स्वामी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों पर आपराधिक हेराफेरी के आरोप लगाए हैं। आपराधिक हेराफेरी के आरोप लगाने के बाद कांग्रेस में हलचल हो गई है। कांग्रेस के जितने नेता है, दिग्गज नेता है, उसमें काफी ज्यादा लोग वार पलटवार का दौर चल रहा है। लोग कांग्रेस जो है अपनी सारे तथ्यों को बताने में जुटी हुई है। कांग्रेस ये कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बीजेपी की चाल है। ये बीजेपी बरगलाने की कोशिश कर रही है, लोगों को मुद्दे से हटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी आगामी बिहार में चुनाव है। इस चुनाव को लेकर के बीजेपी ये सारे काम को है जो कर रही है। अब अगर बात की जाए यंग इंडियन की, यंग इंडियन एक गारंटी द्वारा सीमित निजी कंपनी है, जिसे 23 नवंबर 2010 को 5 लाख का जो है पूंजी के साथ शामिल किया गया था।
इस बात को मैंने आपको बता दिया है। और इसका पंजीकृत कार्यालय 5A हेरोल्ड हाउस, बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली में स्थित है। 13 दिसंबर 2010 राहुल गांधी को यंग इंडियंस का निदेशक नियुक्त किया गया था। 2010 में राहुल गांधी को यंग इंडियंस का निदेशक नियुक्त करने के बाद उसके पहले 22 जनवरी 2011 को निदेशक मंडल में सोनिया गांधी जी को भी शामिल किया गया था। इस कंपनी के शेयरों में से, इस कंपनी के शेयर की अगर बात की जाए तो इस कंपनी के शेयरों में से 76% जो है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के पास संयुक्त रूप से है, और शेष जो 24% कांग्रेस नेताओं के पास थे। कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा जो अब नहीं रहे, और ऑस्कर फर्नांडिस के पास होने की बात जो है सामने आ रही है। अब राहुल गांधी के कार्यालय द्वारा एक बात ये भी कहा जा रही है में अगर जो कोई फायदा होता है वो फायदा गांधी परिवार को नहीं पहुंचता। गैर लाभकारी कंपनी है, अगर कोई फायदा होता है तो कंपनी को होता है, ना कि गांधी परिवार के लोगों को। अब इस मामले में राजनीति गरमाने लगी है, जिसे लेकर के राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने राजधानी रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सारी बातें जो है विस्तार से बताई है कि कांग्रेस के ऊपर जो है आरोप लगाया गया है, आरोप लगाया जा रहा है, और इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। ये जो नेशनल हेराल्ड जो है उसे एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। बड़ा मुद्दा बना करके अभी जो आगामी चुनाव है उसमें लोगों को बरगलाने का प्रयास करें, मतलब एक चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। अब इस मामले को उन्होंने कैसे बताया, क्या बताया, उसे आप वीडियो में देखिए। सभी प्रदेशों में और बड़े जो प्रदेश हैं उसमें अलग अलग स्थानों पे सारे सीनियर लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और मुख्य रूप से बात यही है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा आम जनता के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ती है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, या सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने का मुद्दा हो, चाहे संविधान का मुद्दा हो, संविधान की रक्षा करने की बात हो। ये सब आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिसको लेकर लड़ाई लड़ती है, और भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार जो है वो कांग्रेस पे हमला करती है। तो नेशनल हेराल्ड का मामला हो, चाहे प्रियंका जी के परिवार में जिस प्रकार से हमले हुए हैं, और आपने देखा होगा मेरे घर में 15 दिन के अंदर में ईडी और सीबीआई के जिस प्रकार से छापे पड़े। और यहाँ पर आए हुए मीडिया को मेरा नमस्कार। ये पत्रकार वार्ता इस पूरे देश में कई शहरों में हो रही पत्रकार वार्ता में से एक है, और ये पत्रकार वार्ता करना अनिवार्य है। और अनिवार्य इसलिए है क्योंकि झूठ बहुत दमखम से बोला जा रहा है, और इसीलिए सच को भी उतनी हुंकार भरकर बोलना पड़ेगा, अन्यथा झूठ के प्रोपेगेंडा में, झूठ के नैरेटिव में कहीं ना कहीं सच दब जाता है, छुप जाता है। हम महात्मा गांधी की पार्टी हैं, तो हमें लगता है सत्य तो अंततोगत्वा सामने आएगा ही, और हर बार सामने आता है। लेकिन शायद हमारी शालीनता सामने वाले को ये मौका दे देती है कि वो झूठ का प्रपंच और तेजी से फैलाए, और इसलिए सच बोलना ज़रूरी है। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर नेशनल हेराल्ड में जो चार्जशीट फाइल करी गई है, जो पूरा फर्जी बाड़ा है, जो पूरा बोगस केस है, उसके बारे में आपसे चर्चा करने आई हूँ। लेकिन सर्वप्रथम एक टिप्पणी मैं देश के मौजूदा हालात पर और जिस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है उस पर ज़रूर करना चाहती हूँ। आज इस देश में हालात ये हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को बच्चा बच्चा इलेक्शन डिपार्टमेंट बीजेपी का बताता है। आज हालात ये है कि सीबीआई और इनकम टैक्स की साख डूब चुकी है। आज हालात ये है कि जिसके खिलाफ ईडी एक्शन लेती है उसको लगता है मैं सच की सही लड़ाई लड़ रहा हूं, अन्यथा बीजेपी मेरे खिलाफ एक्शन नहीं लेती। एजेंसीज का लगातार दुरुपयोग हो रहा है, पिछले 11 सालों में हो रहा है। 95% जो केसेस ईडी के हैं वो इस देश के विपक्ष के खिलाफ है और उन लोगों के खिलाफ है जो दमखम के साथ आंख में आंख डालकर भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी की विफलताओं को उजागर करते हैं, उनसे लड़ते हैं। तो सर्वप्रथम मैं थोड़ी सी, क्योंकि भ्रांतियां फैलाई गई हैं, उस पर चर्चा करना अनिवार्य समझती हूं और आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहती हूं। एजेएल क्या है, यंग इंडियन क्या है, उसमें सोनिया जी और राहुल जी का रोल क्या है, क्या केस है, यह बताना जरूरी है। तो अगले 5-6 मिनट
मैं आपसे अपेक्षा करती हूं कि अगर आप मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुने तो अपने आप थोड़ी भ्रांतियां खत्म हो जाएंगी। इस देश की जंगे आज़ादी के दौरान जब अखबारों पर ज़बरदस्त अत्याचार हो रहा था या वो ब्रिटानिया हुकूमत के प्रभाव में थे, तब हिंदुस्तान की सबसे मुखर आवाज़ बनने का काम नेशनल हेरल्ड और नवजीवन जैसे अखबारों ने किया। नेशनल हेरल्ड और नवजीवन अखबारों को चलाने की प्रेरणा महात्मा गांधी, रफ़ी अहमद किदवई, पुरुषोत्तम दास टंडन, सरदार पटेल जैसे लोगों से मिली और पंडित नेहरू ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नामक एक कंपनी की स्थापना की 1937 में, जो नवजीवन और नेशनल हेरल्ड और कौमी आवाज़ जैसे अखबार छापता था। असलियत यह है कि ब्रिटिश हुकूमत भी नेशनल हेरल्ड से उतना ही चिढ़ती थी जितना मोदी जी चिढ़ते हैं। 1942 को नेशनल हेरल्ड को बैन करने का काम इन्होंने किया था और 1945 तक नेशनल हेरल्ड बैन रहा था। अब बात करते हैं एजेएल पर संकट कैसे आया। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना आज़ादी के महानायकों ने की थी, क्योंकि ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट पेपर था और ब्रिटिश हुकूमत से लड़ रहा था, जाहिर है ये फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरा। इसके ऊपर लगातार डेट बर्डन, जिसको कि कर्जा कहते हैं, वो बढ़ता गया और एक वक्त ऐसा आया कि नेशनल हेरल्ड का छपना टेम्परेरी बंद हो गया। नेशनल हेरल्ड कर्ज में डूबा और तब कांग्रेस पार्टी ने, और ये बात ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहां पर झूठ नंबर 1 बोला जाता है, तब कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेरल्ड की कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को 90 करोड़ का लोन दिया। ये लोन एक साथ नहीं दिया गया, ये लोन 100 बैंक ट्रांजैक्शन और चेक के माध्यम से दिया गया। इसका सारा ब्यौरा, इसका स्टेटमेंट हमारे जो पार्टी का स्टेटमेंट है उसमें है, जो पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंतर्गत हम हर साल ईसी को देते हैं। यह लोन 90 करोड़ का था, 100 बैंक ट्रांजैक्शंस और चेक के माध्यम से दिया गया। लेकिन क्योंकि एजेएल पर बहुत ज्यादा कर्ज था, और इस लोन का क्या उपयोग हुआ, इस लोन से एजेएल के जो कर्मचारी थे उनको वीआरएस का पैसा, उनका प्रोविडेंट फंड, उनकी ग्रेच्युटी, उनकी रुकी हुई सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल इत्यादि पे किए गए। लेकिन कोई भी कंपनी, और आप में से जो थोड़ा बहुत आर्थिक जगत से संबंध रखते हैं, कोई भी कंपनी अगर कर्ज के तले दबी हुई है तो वो नहीं चल सकती है। लेकिन उसको बोलने से पहले मैं आपको पहला झूठ बता देती हूँ। पहला झूठ ये बोलते हैं कांग्रेस पार्टी पैसा कैसे दे सकती है। ये मामला 2012 में पूरी इलेक्शन कमीशन की बेंच के पास गया और पूरी इलेक्शन कमीशन की बेंच ने रूल किया कि कांग्रेस पार्टी ये लोन दे सकती है, इसमें किसी नियम और कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। दिस इज एन ऑर्डर फ्रॉम द कंप्लीट बेंच ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ये पहला झूठ यहीं पर ध्वस्त होता है क्योंकि झूठ ये जोर से बोला जाता है। खैर, इस कर्ज को 90 करोड़ के कर्ज को कर्मचारियों को देने में, बिल चुकाने में इस्तेमाल किया गया। लेकिन क्योंकि कंपनी पर कर्ज इतना ज्यादा था, वो ऑपरेशन नहीं कर सकती थी। इस समय एजेएल के 760 शेयर होल्डर थे, 760 शेयर होल्डर्स। आप में से कुछ लोगों के पास कंपनीज के शेयर होंगे, किसी के पास रिलायंस के होंगे, किसी के पास टाटा के होंगे, किसी के पास किसी बिरला कंपनी के होंगे। आप एक शेयर होल्डर हैं। वैसे ही एजेएल के 760 शेयर होल्डर थे और तब एजेएल के कर्जे को इक्विटी में कन्वर्ट किया गया। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, ये हिंदुस्तान की अधिकांश कंपनियां रोज करती हैं और खुद नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसको एनसीएलटी में रोज करने का काम करती है। डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करना एक बहुत स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। जब आप डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करते हैं तो उसी इक्विटी को आप दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करते हैं जो बीमार कंपनियों को चलाती हैं, और ऐसा हमने भी किया। हमने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया और यंग इंडियन नाम के एक कंपनी बनी 2010 में, और ये सारी इक्विटी उसमें ट्रांसफर हुई।
जो डेट कन्वर्जन हुआ था। यंग इंडियन ने एजेएल का टेक ओवर नहीं किया, एजेएल के किसी एसेट का टेक ओवर नहीं किया, एजेएल की किसी इनकम, एक नए पैसे की इनकम एजेएल की यंग इंडियन के पास नहीं जाती है। यंग इंडियन एजेएल का 760 शेयर होल्डर थे, 761वां शेयर होल्डर बना। यंग इंडियन कंपनीज एक्ट के सेक्शन 25, जो पहले सेक्शन 25 था अब सेक्शन 8 है, उसके अंतर्गत एक कंपनी है। सेक्शन 25 या सेक्शन 8 के अंतर्गत जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होती है, उसके शेयर होल्डर को, उसके किसी डायरेक्टर को एक नए पैसे की सैलरी, एक नए पैसे का डिविडेंड या एक नए पैसे का मुनाफा नहीं मिल सकता है। यंग इंडियन के शेयर होल्डर्स सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, ऑस्कर फर्नांडिस जी और मोतीलाल वोरा जी हुए। और वो इसलिए हुए क्योंकि उस समय सोनिया जी पार्टी की अध्यक्ष थी, राहुल जी महासचिव थे, ऑस्कर फर्नांडिस संगठन महासचिव थे और मोतीलाल वोरा जी तब कोषाध्यक्ष मतलब ट्रेजरर थे। इसके दो डायरेक्टर सैम पेट्रोजा जी और सुमन दुबे जी हुए, लेकिन ये शेयर होल्डर नहीं थे। तो दूसरा झूठ कि यंग इंडियन ने कब्जा कर लिया, यंग इंडियन ने कोई कब्जा नहीं किया। यंग इंडियन आज भी महज एक शेयर होल्डर है। एजेएल के 6 प्रॉपर्टीज हैं जो उसकी है, एजेएल की इनकम उसकी है। एजेएल एक नए पैसे का प्रॉफिट यंग इंडियन को नहीं देता और यंग इंडियन अपने शेयर होल्डर्स को एक पैसा नहीं दे सकता। तो तीसरा झूठ कि राहुल जी या सोनिया जी या अन्य कोई खूब पैसा बना रहा है, वो सफेद झूठ है, क्योंकि वो पैसा बना ही नहीं सकते हैं सेक्शन 25 कंपनी के अंतर्गत। ये बातें 2012 तक चलती रही। उसके बाद एक और झूठ बोला जाता है और वो झूठ है एजेएल के पास 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। इसी सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट किया और जो पेपर्स दायर हुए उसमें भी एजेएल की प्रॉपर्टीज की वैल्यू 359 करोड़। प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली, क्योंकि ये 5वां झूठ बोला जाता है। 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी का झूठ और सच इनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बताता है प्रॉपर्टी महज 359 करोड़ की है। इस पूरे मामले में सुब्रमण्यन स्वामी इलेक्शन कमीशन गए और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, इलेक्शन कमीशन ने रूल किया इसमें कोई धांधली नहीं है, कांग्रेस पार्टी ये पैसा दे सकती है। उसके बाद सुब्रमण्यन स्वामी ने बीजेपी के इलेक्शन डिपार्टमेंट, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लगातार मनी लॉन्ड्रिंग का केस लिखने की चिट्ठियां लिखी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस मामले को देखा, 2-3 बार इसकी सर्वेक्षण हुआ और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 2014 में 2015 में मोदी जी की सरकार बनने के बाद कहा इसमें कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। और यह कितनी हास्यास्पद बात है कि यह पूरी चार्जशीट उस केस में दायर हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाए गए हैं जहां पर एक पैसे का लेन देन, एक प्रॉपर्टी का इधर से उधर, एक प्रॉपर्टी का या एसेट ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। खैर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग केस नहीं है। यह अलग बात है कि उस डायरेक्टर को तुरंत बीजेपी ने 2015 में हटा दिया, तब डायरेक्टर कटोच थे, उनको हटाकर स्पेशल डायरेक्टर अपने लोगों को डालने की कोशिश हुई। वो डायरेक्टर जिनको तमाम बार एक्सटेंशन मिला और उनका क्या आर्थिक पृष्ठभूमि है मुझे नहीं पता, लेकिन आज वो पीएम की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में मिश्रा जी मेंबर है। तो ये सारा गोलमाल बीजेपी ने किया। खैर, 2013 से 2020 तक सुब्रमण्यन स्वामी ने इस पूरी कवायद करी, कोर्ट में इस पर मुकदमा लड़ा। लेकिन 2020 में जब सुब्रमण्यन स्वामी को हमारे लॉयर्स ने क्वेश्चन शुरू किया तो खुद स्वामी ने हाई कोर्ट से अपने ही केस में स्टे ले लिया। लेकिन उस समय वो नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह की भी थोड़ी असलियत और कलई खोलने लगे थे। तो मोटा भाई और छोटा भाई को लगा कि कहीं ये बिदक ना जाए, तो उन्होंने 2021 में इस पूरे केस में सरकार की तरफ से एक केस दायर किया। और यह डेट थोड़ी जरूरी है। 2021 में सरकार ने केस दायर किया, 2023 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक
प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर इशू किया, इसको किसी कोर्ट को स्वीकृति देनी होती है। 10 अप्रैल 2024 पिछले साल 10 अप्रैल 2024 को एक ट्राइब्यूनल ने इस प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर को अप्रूव किया और उसकी कंडीशन थी कि 365 दिन के अंदर चार्जशीट दायर होनी चाहिए, अन्यथा केस बन जाता। मोदी जी 11 साल से सत्ता में है, 12 साल पुराना केस है। 365वें दिन ऑन द 365th डे 9 अप्रैल 2025 को आनन फानन में इधर उधर हाथ पैर मारकर एक चार्जशीट दायर करी गई और उसमें इतने हास्यास्पद चार्जेस लगाए गए। और जैसा कि मैंने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज उस केस में जहां पर एक पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ है। हम इस पूरे चार्ज से, हम इस पूरे केस से कोर्ट में तो निपट ही लेंगे, लेकिन जिस तरह से सरकार ने इसमें अपना प्रतिशोध की राजनीति दिखाई है, जिस तरह से सरकार ने बार बार ओछी बदले की भावना से काम किया है, वो आज दुनिया के सामने है। आप जी हजूर सत्ता में बैठे हैं, 365वें दिन आप इसलिए चार्जशीट दायर करते हैं क्योंकि आपके पास न तथ्य है, न साक्ष्य है, न सबूत है। असलियत ये